स्वागत है दोस्तों आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमारे चल रहे थे। पिछले क्लास में हम 20 तक के क्वेश्चनों को किए थे, अब उसके आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों पे और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो 20 तक यानी कि यहाँ तक हम क्वेश्चनों को किए थे, जिसका आंसर हमारा ए वाला आ रहा था। ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन को चलेंगे, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 का गुणज है? तो 13 का गुणज यानी कि ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। 13 का ये गुणज है 11 गुणते 13 का ये गुणज है, यानी कि 13 का ये वाला गुणज है। ये हमारा आंसर हो गया था। आगे देखते हैं, आज की ये क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन हम 20 तक किए थे, अब 21 से हम कर रहे हैं। तो देखेंगे, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। यानी कि हमें बताने हैं कि 35 से छोटे 5 के गुणज कितने हैं। तो देखेंगे कि 35 से छोटे कितने हैं 5 के गुणज। तो 5 के गुणज को देख लेंगे। तो 5 का गुणज हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 50 25, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35। तो 35 से छोटे पूछ रहा है, 35 से क्या छोटे पूछ रहा है, तो हम 35 को लेंगे नहीं। तो 35 से छोटे 5 के गुणज जो हमारे हो जाएंगे वो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो इसलिए इसका हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे के प्रश्न को देखते हैं। 45 के गुणनखंड है, 45 के गुणनखंड पूछ रहा है कि कौन से हैं। इसमें दिए गए ऑप्शन में से बताने हैं। तो हम गुणनखंड निकालना पहले ही बता चुके हैं कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड वह संख्या होती है जो 45 को पूरी विभाजित करे, वही गुणनखंड होता है। तो 45 का गुणनखंड हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो 45 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, पूरा जिसमें शून्य न बचे, वही 45 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो 45 1 से पूरा विभाजित हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 के बाद 5 से हो जाएगा, फिर 5 के बाद 9 से हो जाएगा, फिर 9 के बाद 15 से हो जाएगा और 15 के बाद खुद 45 से हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि 1 3 5 9 15 और 45 किसमें है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 3 5 9 15 और 45 यानी कि 45 के गुणनखंड ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है, वे बताने हैं जो इसमें से 60 का गुणनखंड नहीं हो। तो या तो हमें ये पता हो कि 60 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो हम निकाल लेंगे इसमें से, या ये हम देखें कि 60 किन किन संख्याओं से विभाजित है। तो 60 1 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये भी 60 का गुणनखंड होगा। 30 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये भी गुणनखंड होगा। 15 से भी विभाजित होगा, तो ये भी गुणनखंड होगा। लेकिन कह रहा है कि 60 का गुणनखंड नहीं है, तो 60 का गुणनखंड 13 नहीं होगा। 60 का गुणनखंड 13 नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे 60 के हम गुणनखंड निकालें तो भी निकाल सकते हैं कि 60 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं। तो 60 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे 7 के गुणनखंड में निकाल सकते हैं जिसमें 13 नहीं आएगा। तो जब 13 नहीं आएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 230 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए बताए थे कि भाग विधि से अगर हम निकाले गुणनखंडों की संख्या तो केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। कैसे, देखते हैं। तो अगर 230 को हम भाग विधि से ऐसे भाग लगा दें जिससे एलसीएम निकालते हैं, तो वो केवल और केवल अभाज्य संख्या ही आती है। जैसे निकालें इसको, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, यहाँ भी 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच गया 1, तो 2 पाँचे 10। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15 और 23। तो 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एक 23 से ही कटेगी। तो ये अभाज्य गुणनखंड बन गए।
230 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो कितने हैं इनकी संख्या बतानी है, तो 1 2 3, 1 2 3 है, तो 3 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 27 के गुणनखंड हैं, 27 के गुणनखंड हमें बताने हैं। तो गुणनखंड वे होते हैं संख्या जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दें। तो देखेंगे तो 1 से तो 27 विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा और 27 से हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी को चेक करते हैं, तो 3 से हो जाएगा, 9 से 27 से भी हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा और 27 से हो जाएगा, 1 से 3 से 27 से। लेकिन इसमें न तो 1 दिया है और इसमें न तो 9 दिया है, तो पूरे पूरे गुणनखंड बताने हैं, तो ये 27 के गुणनखंड है, तो ये वाला आंसर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। वैसे निकाल लेते हैं, तो 27 के गुणनखंड हमें निकालने हैं, तो क्या हो जाएंगे कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और खुद 27 हो जाएगा। यही 27 के गुणनखंड होंगे, तो ये वाला आंसर है हमारा सही। आगे देखते हैं, 23 के कितने गुणनखंड हैं, तो 23 के कितने गुणनखंड है हमें बताने हैं। तो 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं के लिए हम बताए थे कि अभाज्य संख्याओं का अगर गुणनखंड पूछे, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड खुद वह संख्या और एक होता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड खुद वह संख्या और एक होता है, केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। तो 23 के कितने गुणनखंड है, तो 23 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 23 एक और खुद यह संख्या, तो यानी कि बस दो गुणनखंड होगा, दो। तो इसलिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये किसी भी अभाज्य संख्या के केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ये बात हम याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 8 के प्रथम 5 गुणज हैं, 8 के प्रथम 5 गुणज हैं, यानी कि 8 के 5 गुणज क्या होंगे, तो गुणज के लिए बताए थे कि किसी भी संख्या का अगर गुणज पूछे तो वो संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ही उस संख्या का गुणज होता है। तो देख लें, 8 के प्रथम 5 गुणज, तो यानी कि 8 और पहली प्राकृतिक संख्या 8 एकम 8, 8 दूसरी प्राकृतिक संख्या 8 दूना के 16, 8 और तीसरी प्राकृतिक संख्या 8 तिरी के 24, 8 और चौथी प्राकृतिक संख्या 4 8 32, और 8 और पांचवी 8 5 40। तो 8 के 8 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40। तो यही क्या है, 5। 8 के प्रथम 5 गुणज, तो आज के 8 के प्रथम 5 गुणज यही हो जाएगा, यानी कि 8 16 24 और 32 हो जाएगा। 8 16 24 32 और 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। 1 और 17 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 1 और 17 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो 1 का और 17 का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो 1 का गुणनखंड केवल और केवल 1 होगा। 17 का गुणनखंड देखें तो 17 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड खुद वह संख्या और एक होता है, यानी कि 1 होगा और खुद वह संख्या होगी। तो इस तरह से पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 1 है। तो 1 और 17 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, कॉमन गुणनखंड 1 हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 12 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 12 और 18 में कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये हमें बताने हैं। तो हम 12 के गुणनखंड पता कर लें और 18 के गुणनखंड पता कर लें, और जो दोनों में होगा वही कॉमन या उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम निकालते हैं। तो 12 के गुणनखंड हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 हो जाएगा और खुद 12 हो जाएगा। 18 का देखेंगे तो 1 2 3 6, फिर 7 8 9 हो जाएगा, और 9 के बाद खुद 18 हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है आप लोगों को
तो इसको थोड़ा सा हम बता देंगे कि कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। थोड़ा सा गुणनखंड होता है कि ये जो संख्याएं होती हैं इन संख्याओं से दी गई संख्या पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, वही गुणनखंड होते हैं। ठीक, तो 12 के गुणनखंड पता कर लिए, 18 के भी गुणनखंड पता कर लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉमन गुणनखंड कौन से, यानी जो दोनों में होगा वही कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक, तो देख लेंगे अब इसमें दोनों में कौन सा है। तो एक है, फिर 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, फिर 6 है, 9 नहीं है, 18 नहीं है 12 में। तो इसका मतलब कि 1, 2, 3, 6, यानी कि ये दोनों में कॉमन है। 18 और 12 में दोनों में कॉमन 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 6 और 36 का सबसे बड़ा हो, कॉमन हो, वही हमारा आंसर होगा। तो 6 के हम गुणनखंड देख लेते हैं। तो जो 6 के गुणनखंड होंगे ना, जो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और खुद 6 हो जाएगा। और 36 का गुणनखंड देख लें, तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9 हो जाएगा। तो 9 के बाद और आगे जाएगा, 9, 10, 11, 12, 18 हो जाएगा, 18, 36 हो जाएगा। इसी तरह ये 36 के गुणनखंड हो गए। ठीक, तो 36 के गुणनखंड और 6 के गुणनखंड में क्या पूछ रहा है कि कॉमन गुणनखंड बताइए, उभयनिष्ठ बताइए और जो सबसे बड़ा हो। तो इसका तो 6 का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा खुद 6 होगा, और इसमें भी तो जब कॉमन दोनों में लेना है तो इसमें से भी हम 6 को लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर 6 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर दिया हुआ है। यानी 30 का आंसर जो हमारा हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर, 8 और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। 8 और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज क्या है। तो देखेंगे कि 8 के गुणज कौन कौन से हैं। तो हम क्या कर लें, 8 के गुणज को निकाल लें। तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64। और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज, 8 और 56 का प्रथम हो उभयनिष्ठ हो, प्रथम और कॉमन गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो जब 56 का हम गुणनखंड निकालेंगे ना तो हो जाएगा, सॉरी गुणज निकालेंगे तो 56 एकम 56। अब 56 का 2 गुना निकालें तो 122 हो जाएगा। लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो प्रथम ही पूछ रहा है और कॉमन भी पूछ रहा है। तो प्रथम और कॉमन हमारा 56 ही हो जाएगा, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 8 और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज क्या हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। यही हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 56 और 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। 56 और 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इनके हम गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ एक मेथड को सीख लेंगे, ट्री मेथड। ट्री मेथड यानी कि वृक्ष विधि सीख लेंगे, वृक्ष विधि। और इसी विधि से हम क्या कर लेंगे, तो हम निकाल लेंगे इनके गुणनखंड। तो 56 के गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, तो देखेंगे 56 को निकालेंगे तो इसका 56 का गुणनखंड जो होगा वो हो जाएगा 1 और खुद 56 हो जाएगा। फिर 56 को तोड़ेंगे तो 2 और इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो 2 दूना के 4 और 2 8 16, यानी कि 28 दूना के 56। फिर इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2
और यहाँ हो जाएगा 14, 14 दूना के 28। फिर इसको तोड़ लेंगे तो 2 और 7, तो 2 7 14। ठीक, तो यहां से अगर हम 56 के अगर गुणनखंड देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे 56 के गुणनखंड? तो 1 हो जाएगा, ठीक, 2 हो जाएगा, ठीक, और 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, 7 भी होगा तो इससे पहले 7 को लिख लेते हैं, यहाँ 7 दिख रहा है तो 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 के बाद फिर 14 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, और फिर खुद 56 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? खुद 56 हो जाएगा, खुद 56 भी हो जाएगा। ठीक, तो ये निकल गए हमारे, क्या हो गए? 56 के गुणनखंड। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे 120 के गुणनखंड। 120 के भी इस वृक्ष विधि के माध्यम से निकाल लेते हैं। तो 120 को जब तोड़ेंगे तो खुद 1 और 120 एक इसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 2 छक्का 12। फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 30 हो जाएगा, 30 दूना के 60। फिर इसको तोड़ लेंगे तो 15 दूना के 30 और फिर इस 2 3 5 15। तो जब 56 के अगर हम 120 के अगर गुणनखंड देखें 120 के, तो 120 के गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 कैसे हो जाएगा? तो 2 दूना के 4, 2 का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। फिर 4 के बाद 5 भी हो जाएगा, 5 के बाद 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 हो जाएगा। अब 8 तिरिके 24 भी हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 तिरिके 24 हो जाएगा। 24 से पहले 15 ले लेते हैं, 15 है यहाँ, 15 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 60 और खुद 120 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है कि 56 और 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस वृक्ष विधि के माध्यम से अब गुणनखंड निकालना हम जान गए, बड़े से बड़े नंबरों का गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें क्या बताना है? कॉमन बताने हैं। तो कॉमन देखेंगे तो 1 है, 2 है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 है तो 8 हो जाएगा। फिर 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 56 भी नहीं है। ठीक, तो कॉमन क्या क्या मिल गया? तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया और 8 मिल गया। तो 1 2 4 8 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। 30 के सभी गुणनखंड होंगे, तो 30 के सभी गुणनखंड हमें बताने हैं। तो 30 के हम अभाज्य गुणनखंड पता कर लेते हैं। 30 के अभाज्य गुणनखंड, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 दूना के 30, ठीक, फिर 3 से 3 5 15 और 5 एकम 5, तो ये अभाज्य गुणनखंड निकल गए। ठीक, अगर इन अभाज्य गुणनखंडों के माध्यम से अगर हम सूत्र पे लगाएं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 30 के सभी गुणनखंड, तो 30 के सभी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 30 का सभी गुणनखंड वृक्ष विधि से निकाल लेते हैं। तो जब निकालेंगे तो खुद एक हो जाएगा और खुद 30 हो जाएगा। फिर 30 से निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। फिर 15 को निकालेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। तो वृक्ष विधि से निकाल लेते हैं सभी गुणनखंड। तो 30 के जब गुणनखंड देखेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और फिर 6 के बाद 15 और 15 के बाद 30। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोई एक आध गुणनखंड छुड़ा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। एक 10 भी हो जाएगा, एक 10 भी होगा और एक 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30, 10 से भी तो कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके टोटल गुणनखंड हो जाएंगे 30 के।
तो 30 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 45 के गुणनखंड हैं, तो 45 के गुणनखंड यानी कि गुणनखंड वही, फिर आ गई बात की वे संख्याएं जो 45 को पूरी पूरी विभाजित कर दें, वही 45 की गुणनखंड होगी। तो 45 जो है 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक, 8 से भी 45 पूरी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो बी वाला भी नहीं होगा। ये यानी डी वाला भी नहीं होगा, इसमें भी 8 दिया है। तो 1 से पूरा 45 पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी, 5 से भी, 9 से भी, 15 से और खुद से भी। तो इसलिए हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है? यानी कि ऐसी संख्या हमें बतानी है जो 12 के गुणज हो। तो 12 का गुणज, 12 के टेबल में 109 नहीं आएगा, 12 नवा 108 होता है, तो फिर उसके बाद अगली संख्या आ जाएगी, आएगा नहीं। 110 भी नहीं आएगा और 113 भी नहीं आएगा, तो केवल 12 का गुणज 144 हो गया। 12 गुणते 12 144 होता है, इसलिए हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड बने, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो अगर 6 को देखें तो ये 3 गुणते 2 और 1 भी हो जाएगा। 9 का देखें, 3 गुना के 6, 1 कम 6, 3 तिली के 9। ठीक, 12 को देखें तो 2, 3 और 2, यानी कि 3 दुना के 6 दुना के 12। 5 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, 5 का गुणनखंड खुद 1 और खुद संख्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंड वही होते हैं, अभाज्य संख्या वही संख्या होती है कि जिसका गुणनखंड खुद संख्या और 1 होता है। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 5 है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? अब भाज्य का मतलब कि वो संख्या जो दी गई किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वे संख्या क्या होती है? तो भाज्य होती हैं। तो भाज्य संख्या होती हैं, तो देखेंगे तो ये क्या है? 123 एक अभाज्य संख्या है, 59 एक अभाज्य संख्या है, जबकि 61 क्या है? और 109। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? तो देखेंगे तो 109 एक अभाज्य संख्या, यानी कि 109 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कोई गुणनखंड नहीं बनेगा, 1 गुणते 109 ही होगा। फिर इसके बाद 59 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि इसका भी कोई गुणनखंड नहीं बनेगा, यानी हम इसे किसी संख्या से भाग नहीं लगा सकते, 1 होगा। 61 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन 123 है, 123 ये एक भाज्य संख्या है। जैसे 3 से अगर इसमें भाग लगा दें और 1 से भाग लगा दें और खुद 123 से भाग लगा दें तो ये कट जाएगी, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। जैसे देखें तो 3 चौको 12 और 3 एकम 3, यानी कि ये 41 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, खुद से भी विभाजित हो जाएगी और 1 से भी विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये एक भाज्य संख्या है। ये एक 123 भाज्य संख्या है, जबकि बाकी सब अभाज्य संख्या है, बी, सी और डी वाली। ठीक, आगे के प्रश्न को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है? तो इस सवाल को देखेंगे तो छोटी से छोटी जब संख्या कहेगा तो इसका मतलब कि हमें 72 और 112 का क्या निकालना पड़ेगा? लसन निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालना सीख लेंगे ही, तो 72 और 112 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, जो छोटी संख्या से जब विभाजित होगा तो कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 36 दुना के 72, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 6 12, 2 5 10 और 2 6 12। ठीक,
फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 18 दूना के 36, यहाँ इधर काट लेंगे, 28 दूना के 56, 2 दूना के 4 और 2 आठे 6, 2 आठे 16, फिर 2 से काट लेंगे, 2 9 18 और 14 दूना के 28, फिर अब 2 से काटेंगे तो ये 9 नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा, 2 7 14। अब ये अलग अलग संख्या आ गई, एक समान संख्या से नहीं कटेगी तो 7 और 9 को पूरा लिख लेंगे। तो 9 7 63, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, तो जब 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 36 18 को 8, हासिल 1 6 36 और 1 37, और इधर आ जाएगा 3 और 6, तो जोड़ लेंगे तो 8 7 3 10 को 0, हासिल 1 और 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि 1008 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो 108 अगर 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो तो 72 से हमें इसमें भाग लगाना पड़ेगा, और जब भाग लगाएंगे उस दी गई संख्या से अगर 172 में गुणा करेंगे तो 112 का भी गुणज होगी। तो भाग लगा लेते हैं, 72 एकम 72, घटाएंगे तो ये 10 में से 8 2 जाएगा तो 8 बचेगा, इधर 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर ये 8 आ जाएगा, फिर 4 बार भाग जाएगा, 4 दूना के 8 7 चौक 28, यानी कि 14 वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है कि 14 गुणज प्राप्त हो, तो 14 से अगर 72 में गुणा कर दें तो 112 का भी गुणज हो जाएगा, तो 14 हमारा आंसर आ गया। आगे प्रश्न को देखते हैं, 75 के अभाज्य गुणनखंड है। 75 के अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड हम भाग विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। तो 75 का गुणनखंड पूछा है, तो हम बताए हैं कि किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पे 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले इसको 5 से विभाजित कर लेते हैं, फिर जो आएगा उससे विभाजित कर लेंगे। तो विभाजिता के नियम से हम 5 से कर लेंगे, तो 5 एकम 5, बच गया 2, 5 5 25, फिर 5 है तो फिर 5 से कर लेंगे, 5 3 15, अब लास्ट में 3 बचा तो 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या क्या बन गए, 5 गुणते 5 गुणते 3, यानी कि 3 गुणते 5 गुणते 5, जो कि ऑप्शन बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है, 40 से छोटे हो और 5 के गुणज हो, तो हम बताएंगे कि 5 के गुणज कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे 5 के गुणज, हम देख लेते हैं 5 के गुणज, 5 के गुणज देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो 5 के गुणज खुद 5 और प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, तो दी गई संख्या का गुणज कहलाता है। तो 5 एकम 5, फिर 5 गुणते 2 तो 5 दूना के 10, फिर इसी तरह से 5 3 15, फिर 5 चौको 20, 50 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो 40 से छोटे पूछे हैं, तो 40 से छोटे हम देखेंगे, यानी कि 40 को नहीं लेंगे, इसमें 40 नहीं आएगा क्योंकि हमें 40 से छोटे देखने हैं। तो कितने हैं, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो पूछ रहा है कि 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी है, तो 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।